नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइलेंस प्लीज। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है न्यायपालिका। हमने इससे पहले के चैप्टर को पार्ट्स में बांटकर पढ़ाई की थी इसके बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका संबंधित हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए समझेंगे। न्यायपालिका किस प्रकार से बटी हुई है और किस प्रकार से अपने अपने स्तर पर कार्य करती है। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका से ही हमें समझ आता है कि न्याय करने वाली संस्था, जहाँ पर न्याय करती है उस संस्था को ही न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका सरकार के अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और ये तीसरा अंग है। और दो अंग कौन से? विधायिका और कार्यपालिका। ये लोगों के आपसी झगड़ों को कानूनों के अनुसार निपटारा करती है। जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको दंड प्रोवाइड करवाती है और उनको न्यायालय में घसीटती भी है अगर ज़्यादा जुर्म बड़ा हुआ तो। न्यायपालिका का महत्व या आवश्यकता। न्यायपालिका लोगों के आपसी झगड़ों का निपटारा करती है, कानून के समक्ष करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करती है, गरीब को अमीर से और कमजोर को शक्तिशाली के अत्याचारों से बचाती है। विधायिका और कार्यपालिका के अनुचित कार्यों पर भी न्यायपालिका रोक लगाती है। इन कुछ महत्वपूर्ण कारकों से ही न्यायपालिका को सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे देश में? पहली बात, न्यायपालिका एक सशक्त है, मजबूत है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता है जल्दी। ये न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है और इस प्रकार से, जिस प्रकार से अमेरिका में न्यायपालिका एकदम मजबूत सख्त है, उसी प्रकार से हमारे भारत में भी न्यायपालिका मजबूत और सख्त मानी जाती है। वर्तमान युग में न्यायपालिका का महत्व हद से ज़्यादा बढ़ गया है। पहला है, न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है और इनके अंडर में काम भी नहीं करती है। विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायाधीश बिना किसी भय और भेदभाव से काम कर सके, इसका भी प्रावधान दिया गया है। इस तरह न्यायपालिका पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होता है और ना ही वो किसी के दबाव में आकर कार्य करती है, ना ही वो किसी गलत निर्णय पर जाकर और जो दोषी नहीं होते हैं उनको कोई सज़ा भी नहीं देती। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, लोगों के हित के लिए बनाई गई है और जनता को न्याय मिलता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भारत में न्यायपालिका की संरचना तथा भारत का जो न्यायपालिका है उसको एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहा जाता है? जब पूरे देश के सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो उनका अंतिम फैसला होता है उसको मानते हैं, उसे ही एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। अर्थात जहाँ पर कई न्यायालयों का एकीकृत होता हो, जहाँ पर एकता होती हो, उसी को एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। भारत में न्यायपालिका को जो न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड के आकार की बनाई गई है। सबसे नीचे आता है आपका अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके बाद आता है आपका जिला न्यायालय, फिर जो उसके ऊपर आता है उच्च न्यायालय और सबसे जो ऊपर होता है, टॉप पर होता है, उसे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक ही है जो कि हमारे दिल्ली में है और जो उच्च न्यायालय है वो केवल 25 ही हैं। उच्च न्यायालय कई देशों को मिलकर भी, मतलब कि जैसे चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। ऐसे ऐसे करके टोटल 25 न्यायालय हैं हमारे भारत में। भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को सबसे बड़ा न्यायालय माना गया है। सभी न्यायालय इसके अधीन हैं। इसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है और सभी इसके अंडर में ही काम करते हैं। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय की संरचना संविधान के अनुसार भारत के राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन किसी किसी स्थान पर 2 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय व्यवस्था की गई है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। अब आती है उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। कुछ कुछ इनमें योग्यताएं भी देखी जाती है कि आधार पर उच्च न्यायालय में न्यायपालिकाओं की नियुक्ति की जाती है। पहली बात कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 साल तक जिला न्यायालय या न्यायाधीश रह चुका हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक कार्य या कुछ वर्ष तक कार्य कर चुका हो। इसका कार्यकाल होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर यदि वे अपने पद को हटाना चाहे, उनकी पद से हटने की प्रक्रिया भी महाभियोग के द्वारा अपने आप को हटा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उनकी हटाने की जो प्रक्रिया होती है बहुत ज़्यादा ही कठिन होती है। उनको केवल महाभियोग द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि वो अयोग्य हो इस पद के लिए तो उनको भी वहाँ से हटाया जा सकता है। अब आता है, उच्च न्यायालय की बात कर ली गई है, अब आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना संविधान के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। बाकी सभी न्यायालय इसके अधीन हैं। इसके द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य होते हैं। हर एक न्यायालय में इसके जो निर्णय होते हैं उनको सर्वोपरि माना जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में वर्षों से ये परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से राष्ट्रपति के सामने कुछ नाम प्रस्तावित करता है और इसी में से राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिलेक्शन करने के लिए उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, वही सेम उच्च न्यायालय की तरह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो और एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम किया हो और न किसी के लालच या थोड़ा बहुत भी लाभ के पद पर ना बैठा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो या एडवोकेट रह चुका हो, राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता भी हो। यहीं पर आपका न्यायपालिका का चैप्टर ख़त्म होता है। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। यहीं पे इस चैप्टर को मैं समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट में इसके बाकी के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा टॉपिक्स लिखे हुए, पूरी हेडिंग के साथ लिखा हुआ है। इसको पूरा वीडियो देखो, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।